Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and in today's video we are gonna discuss our legal glossary for DJS from CRPC. हम पहले ये जान लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो हम कंप्लेंट को डिस्कस करेंगे, हम कॉग्निजेंस डिस्कस करेंगे, चार्जेस डिस्कस करेंगे और ऑफेंसेस कौन कौन से तरीके के होते हैं, यानी कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक प्रोसीजर होता है बेसिकली जो कि फॉलो करा जाता है। अब मान लीजिए कोई क्राइम कहीं पर कमिट हुआ है जो कि अक्यूज्ड ने करा है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उसकी एक एफआईआर करवाई जाएगी या फिर एक कंप्लेंट फाइल होगी। तो हम कंप्लेंट का टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद जो है जज हमेशा जब वो कंप्लेंट फाइल हो जाती है उसके बाद में उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है, संज्ञान लिया जाता है और उस चीज़ का, उस इंसिडेंट का या फिर ऑफेंस का कॉग्निजेंस कौन लेगा? कोर्ट लेगा या फिर मैजिस्ट्रेट लेगा। एंड देन चार्जेस फ्रेम करे जाते हैं और चार्जेस फ्रेम होने के बाद में ये डिसाइड होता है, ये देखा जाता है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारे जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने जो लीगल ग्लॉसरी डिस्कस करी थी वो सीपीसी से डिस्कस करी थी, जो वीडियो हमने 2 पार्ट्स में बनाया है एंड आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज जो हम टॉपिक पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंप्लेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंप्लेंट होती क्या है। कंप्लेंट बेसिकली इज एन एलिगेशन, किस तरह का एलिगेशन? जो कि अक्यूज्ड पे लगाया जा रहा है और ये डिफाइन है सेक्शन 2 के सब क्लॉज डी में। So a complaint is defined under section 2D of the Criminal Procedure Code, which means any allegation made orally or in writing to a magistrate. अब complaint किस तरह से सबमिट करी जाती है? तो ये oral में भी हो सकती है और writing में भी हो सकती है। Complaint can be made orally or in writing. Next is a complaint does not include पुलिस रिपोर्ट। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। बेसिकली एक ऐसी कंप्लेंट होती है जो कि हम पुलिस के पास में फाइल करते हैं और एक कंप्लेंट होती है जो कि हम मैजिस्ट्रेट के पास में फाइल करते हैं। तो यहाँ पर हम जिस कंप्लेंट की बात कर रहे हैं वो मैजिस्ट्रेट के पास में फाइल करी जाती है, कैसे? ओरली या फिर राइटिंग में। तो ये इसीलिए पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करती है। ये एक डायरेक्ट कंप्लेंट होती है जो कि मैजिस्ट्रेट के पास में जाती है। नाउ it is done with a view of his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence, but the word complaint does not include a police report. So this is what is written over here, that the word complaint does not include a police report. This is not in police report. ये क्या है? ये complaint है जो कि directly magistrate को submit करी गई है। A complaint in a criminal case is what a plaint in a civil case is. So ये बहुत सिंपल सी बात है कि एक जो कंप्लेंट है क्रिमिनल केस में वो वही सेम चीज़ है जो कि प्लेंट होता है सिविल केस में। जब सिविल सूट फाइल करा जाता है तो एक प्लेंट फाइल होता है, तो वही कंप्लेंट क्रिमिनल केसेस में होती है। Now let's understand it is one of the modes whereby a magistrate can take action or cognizance of an offence. तो कैसे? हमने अभी cognizance पढ़ा था। cognizance क्या होता है? किसी भी एक offence को या फिर किसी ऐसे क्राइम को संज्ञान में लेना। कौन संज्ञान में लेता है? कोर्ट लेता है, मैजिस्ट्रेट लेता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि एक तरीका है, ये मोड है जिसमें कि मैजिस्ट्रेट क्या है, कंप्लेंट के द्वारा, जब हम मैजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेंट सबमिट करेंगे तो वो उस कंप्लेंट के द्वारा एक्शन ले सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। किसका? किसी ना किसी ऑफेंस का जो कि कमिट करा गया है। So the next thing that we are going to understand now is ingredients of complaint. अब एक कंप्लेंट तो मैजिस्ट्रेट को सबमिट कर दी गई, हमें ये पता चल गया कि कंप्लेंट ओरल भी हो सकती है या फिर रिटन भी हो सकती है। कंप्लेंट हमें ये पता चल गया कि पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, अलग से एक मैजिस्ट्रेट को सबमिट करी जाती है। अब उस कंप्लेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स रीड इट फ्रॉम हियर। देयर मस्ट बी एलिगेशन अबाउट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय ऑफेंडर। ऑफेंडर कौन हो गया? अक्यूज्ड हो गया। तो ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एलिगेशन होना चाहिए किस चीज़ का? कमीशन ऑफ ऑफेंस का, कि कोई ना कोई ऑफेंस जो है वो कमिट करा गया है। किसके द्वारा? ऑफेंडर यानी कि अक्यूज्ड के द्वारा एक ऐसा एलिगेशन होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंप्लेंट की बात कर रहे हैं हम, क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। नाउ इट मस्ट बी मेड टू द मैजिस्ट्रेट आइदर ओरली और इन राइटिंग। तो ये अभी अभी हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ चुके हैं कि कंप्लेंट किस फॉर्म में होती है, ओरली हो सकती है या फिर राइटिंग में हो सकती है।
इट मस्ट हैव बीन मेड फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। बहुत सिंपल सी बात है कि जब कंप्लेंट बनाई गई है तो वो किस लिए बनाई गई है, एक्शन लेने के लिए। किसके लिए, कोई भी ऐसा नोन या फिर अननोन इंडिविजुअल जिसने कि कोई क्राइम कमिट करा है, कोई ऑफेंस कमिट करा है। सो इन फोर्थ पॉइंट, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस। तो यहाँ पर जो भी ऑफेंसेस हमारे गिवन है ये सारे एक्सेप्शन है। इन केसेस में आपको या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके साथ में वो क्राइम कमिट हुआ है या ऑफेंस कमिट हुआ है, उसको डायरेक्टली जा करके कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा और अपना कंप्लेंट फाइल करवाना पड़ेगा। जैसे कि मैरिज के केसेस में ऐसा हो सकता है, यहाँ पर बात करी गई है रिलेटेड टू मैरिज अंडर सेक्शन 190 ऑफ कोड, डेफेमेशन अंडर सेक्शन 199। अब किसी को किसी के द्वारा डिफेम किया गया है, एक इंडिविजुअल को डिफेम किया गया है किसी के द्वारा, तो उसको अपने डेफेमेशन की कंप्लेंट खुद लगानी पड़ेगी। तो ये सारे हमारे एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर जो कि गिवन है। Now the last point is a complaint need to contain all details, need not to contain all details of prosecution evidences। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि एक जो कंप्लेंट आप कोर्ट में जाकर के सबमिट कर रहे हैं मजिस्ट्रेट को, उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस अटेस्टेड हों या फिर बहुत सारी डिटेल्स अटेस्ट करी हों आपने। एक नॉर्मल कंप्लेंट जिसमें कि कुछ लिमिटेड डिटेल्स हैं जो ये प्रूव करने के लिए इनफ है कि कोई ना कोई ऑफेंस कमिट करा गया है अक्यूज्ड के द्वारा, वो सफिशिएंट होता है जज को उसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए या फिर मैजिस्ट्रेट को उसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए। सो अ कंप्लेंट नीड नॉट टू कंटेन ऑल डिटेल्स ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अ brief description is sufficient in a complaint to take cognizance by the magistrate. Okay, so the next word that we are going to understand now is cognizance। अब cognizance को पहले समझ लेते हैं कि cognizance होता क्या है। cognizance is basically किसी चीज़ को संज्ञान में लेना। अब संज्ञान में कौन लेगा, कोर्ट लेगा, मजिस्ट्रेट लेगा। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि cognizance का कोई भी डेफिनेशन स्पेसिफिकली गिवन नहीं है CRPC में, बट सेक्शन 190 से लेकर के सेक्शन 199 डील करता है इसके मेथड से। तो इसके मेथड की जो भी चीज़ें हैं वो सेक्शन 190 से लेकर के 199 के बीच में गिवन है। अब उसके बाद कॉग्निजेंस बेसिकली लीगल पैरेलेंस में अगर हम समझे तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टेकिंग जुडिशियल नोटिस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ से जो जुडिशियल नोटिस लिया जाता है, मतलब कोर्ट अगर किसी चीज़ को संज्ञान में ले रही है कोई इंसिडेंट अकर होने के बाद में या फिर कोई ऑफेंस अकर होने के बाद में, उसको कॉग्निजेंस कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एक सिंपल अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो कभी भी किसी जगह पे अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसकी एक FIR लॉन्च करी जाती है सबसे पहले पुलिस स्टेशन में। और जब पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करी जाती है तो उसके बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कोई ऑफेंस कमिट हुआ किसी जगह पे तो उसकी FIR लॉन्च करी गई, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन किसने स्टार्ट कर दी, पुलिस ऑफिसर ने स्टार्ट कर दी। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद में उसका नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि पुलिस सारे एविडेंसेस और सारी चीज़ें जो उसको अवेलेबल होती हैं उनको कलेक्ट करने के बाद में एक पुलिस रिपोर्ट बनाती है। और वो पुलिस रिपोर्ट कहाँ सबमिट करी जाती है, कोर्ट में सबमिट करी जाती है। और उस पुलिस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में, ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस मैटर को कॉग्निजेंस में लेंगे या नहीं लेंगे। और जब वो उसे कॉग्निजेंस में ले लेते हैं, कब लेते हैं, सेटिस्फाई होने के बाद में कि ठीक है ये जितने भी पुलिस रिपोर्ट में चीज़ें आई हैं हमारे पास में सामने, वो ये प्रूफ करती हैं या फिर सफिशिएंट हैं ये प्रूफ करने के लिए, वैलिड हैं कि कोई ना कोई ऑफेंस है ऐसा जो कि कमिट हुआ है, तो वो उसको कॉग्निजेंस में लेकर के क्या करेंगे, समन या फिर वारंट इशू कर देंगे। किसके अगेंस्ट में, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। सो दैट इज बेसिकली कॉग्निजेंस, किसी चीज को संज्ञान में लेना। किसके द्वारा संज्ञान में लेना, कोर्ट के द्वारा संज्ञान में लेना, मैजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान में लेना। टॉपिक दैट वी आर गोना डिस्कस राइट नाउ इज चार्ज। अब लेट्स अंडरस्टैंड चार्ज होता क्या है। तो चार्ज इज बेसिकली एन एलिगेशन विच इज इम्पोज्ड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड। किसके अगेंस्ट में इम्पोज करा गया है इसे, अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। और ये डिफाइंड है सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड चार्ज को फ्रेम कब करा जाता है या फिर फॉर्मुलेट कब करा जाता है। चार्ज को फॉर्मुलेट करा जाता है आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन।
जब एक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में चार्जेस फ्रेम करे जाते हैं। अब चार्जेस क्योंकि फ्रेम करे जा रहे हैं तो कोई ऐसा इंडिविजुअल होगा या फिर कोई होगा जो इसे फ्रेम करता होगा। तो चार्जेस को फ्रेम करता है कोर्ट। कोर्ट फ्रेम्स चार्जेस कब? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में। और वो ऐसे चार्जेस को कब फ्रेम करेगा? जब वो इस बात से सेटिस्फाई होगा। कौन सेटिस्फाई होगा? कोर्ट, कि कोई ना कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि कमिट करा गया है किसके द्वारा? अक्यूज्ड के द्वारा। और फिर वो जब इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएगा तो कोर्ट चार्जेस फ्रेम करेगा। अब चार्जेस का जो मेथड है वो गिवन है सेक्शन 211 से 217 के बीच में सीआरपीसी में। सो चार्जेस वी हैव अंडरस्टूड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज कि कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज बी में डिफाइंड है। कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो चार्जेस के मेथड की बात करते हैं? तो वो 211 से 217 के बीच में गिवन है। ऑल्सो चार्जेस बेसिकली एलिगेशंस होते हैं जो कि किसके ऊपर इम्पोज करे जाते हैं? तो वो इम्पोज करे जाते हैं अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कब चार्जेस फ्रेम होते हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद में फ्रेम किए जाते हैं और कोर्ट उसे फ्रेम करता है। So the topic that we are going to understand now is cognizable offense and non-cognizable offense। तो सबसे पहले CRPC का जो शेड्यूल 1 है उसका पार्ट 1 और 2 cognizable और non-cognizable offenses को डिस्क्राइब करता है। Now let's understand कि इनके सेक्शंस कौन से हैं, कहाँ पर गिवन है ये। तो cognizable offenses is defined under section 2 and subclause C and non-cognizable offense is defined under section 2 and subclause L। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो सीरियसनेस है क्राइम की वो कैसी होती है। सो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और ग्रेव सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। कौन से ऑफेंसेस? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो इन कंपेयर टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थोड़े लेस सीरियस होते हैं, लेस ग्रेव होते हैं। एक टर्म है हीनियस, हमने कई बार सुना होगा जब हम पढ़ाई करते हैं या फिर न्यूज़ वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हीनियस टर्म हमने कई बार पढ़ा होगा। हीनियस क्या होता है? बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस या फिर ऐसा ऑफेंस जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वो यूज़ होता है कहाँ? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, कि एक हीनियस क्राइम या फिर हीनियस ऑफेंस कमिट करा गया है अक्यूज्ड के द्वारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पनिशमेंट कि कितनी कितनी पनिशमेंट गिवन है इन दोनों ऑफेंसेस में। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल या उससे ज़्यादा की होती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें जो पनिशमेंट गिवन है वो 3 साल से कम की होती है और साथ में फाइन दिया जाता है अक्यूज्ड के द्वारा। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हीनियस ऑफेंसेस की बात हो रही है, तो सुनकर ही हमें पता चलता है कि ऐसे ऑफेंसेस जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप या फिर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, ये जितने भी ऐसे ऑफेंसेस हैं ये फॉल करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में। नाउ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हम इसकी बात करें तो ऐसे ऑफेंसेस जैसे कि फॉर्जरी, डेफमेशन, सो ये जो ऑफेंसेस हैं ये फॉल करते हैं कहाँ? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अरेस्ट। अब इसमें अरेस्ट कैसे हो सकता है? तो अरेस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस हैं, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना किसी वारंट के पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट कर सकता है अक्यूज्ड को और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है। पुलिस के पास में ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ले कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या फिर कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बिना। वहीं ऑन दी अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर के पास में ये अथॉरिटी नहीं होती है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट करे किसी इंडिविजुअल को, अक्यूज्ड को, या फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे बिना मजिस्ट्रेट के कोई भी ऐसा ऑर्डर लिए बिना या फिर रिसीव करे बिना। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर विच इज कि ऐसा क्यों होता है कि पुलिस को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंडर एक पर्सन को अरेस्ट कर सकती है या फिर अक्यूज को कह ले अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के और अपनी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर के। तो ऐसा इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा क्राइम जो कि कमिट करा गया है अक्यूज्ड के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल मर्डर हो गया है, अक्यूज ने एक मर्डर कर दिया है।
अब पुलिस अगर अक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं करेगी तो हो सकता है कि वो ऐसा कोई दूसरा ऑफेंस कमिट कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एविडेंसेस हैं, अब पुलिस ने अपनी एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं करा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करी, तो उन एविडेंसेस को वो जो अक्यूज्ड है वो टैम्पर कर सकता है। तो इसलिए पुलिस के पास में ये अथॉरिटी गिवन है कि वो बिना कोर्ट के ऑर्डर के अक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर सकती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर सकती है। नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट कि हमने कई बार सुना है ये जो भी ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये किसके अगेंस्ट में होते हैं? स्टेट के अगेंस्ट में होते हैं। अब क्यों होते हैं? बेसिकली स्टेट का जो गवर्नमेंट होती है स्टेट की, उसका ये अथॉरिटी होती है या फिर हम कह लें जिम्मेदारी होती है कि वो मेंटेन करे अपने स्टेट में पीस को, लॉज को और उनके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे। लेकिन अब ऐसा मर्डर जैसा कोई हीनियस क्राइम अगर कमिट करा जा रहा है किसी स्टेट में, तो ये किसके अगेंस्ट में हो गया? ये स्टेट के अगेंस्ट में हो गया, पूरे स्टेट के अगेंस्ट में है ये क्राइम। तो इसीलिए फॉर एग्जांपल हम ऐसा बोलते हैं कई बार कि ये एक ऐसा केस है जो कि स्टेट के अगेंस्ट में है, जैसे कि स्टेट वर्सेस XYZ, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेसिकली जो ऑफेंस कमिट करा गया होता है वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में होता है, एक प्राइवेट सिटीजन के अगेंस्ट में होता है। सो दैट इज वाई इट इज अगेंस्ट अ प्राइवेट सिटीजन। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए डिस्कस करें, या फिर कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मन में अराइज हो रहे हैं ये वीडियोस देखने के बाद में। एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।